तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव, जो कि आंसर शीट आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। 35 क्वेश्चनों का जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। हालांकि इसके पार्ट 1 आ चुका है, अगर उसका वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर क्लिक करके देख सकते हो। पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव हिंदी का, ये हिंदी का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ से पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयारी की जाती है। तो वीडियो को ज़रूर एक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये 12th का है, जो कि 12th हिंदी है, 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, सकार का विलोम क्या है। तो सकार का विलोम क्या है? सकार का विलोम निराकार। और यही पूछता आपको कि निराकार का जो क्या हो जाएगा, निराकार का, तो निराकार का सकार। निराकार का जो इसका उल्टा पूछता कि क्या होता है इसका, ये विलोम है। और सकार का विलोम क्या होगा? निराकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चय की संधि विच्छेद करें। निश्चय का संधि विच्छेद किस तरह से होता है? निह जोड़ चय, इसमें क्या हो जाता है, जो हलंत स होता है उसको हम लोग हलंत में कर देते हैं, यानी इसको हम लोग इस भाग में कर देते हैं। तो निह जोड़ चय यानी निश्चय, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो रीतिकाल के थे। भूषण किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि देवता का परिभाषित शब्द क्या होता है। देवता का परिभाषित शब्द देव, राइट आंसर ए हो जाएगा। देवता का परिभाषित शब्द क्या होता है? देव। और जो है भूषण जो एक कवि थे, वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। यूपी लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब मलयज की रचना नहीं है, यानी मलयज ऐसा कौन सा रचना है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मलयज के द्वारा न आने वाला काल उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बाकी जूठन और सलाम उनके द्वारा लिखा गया है। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? मलयज के द्वारा। तो न आने वाला काल मलयज के द्वारा नहीं लिखा गया है, उसके द्वारा रचना नहीं किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यानी ज्ञात का विलोम क्या होता है। तो ज्ञात का विलोम राइट आंसर बी हो जाएगा, अज्ञात। राइट का 7वां का क्या हो जाएगा आंसर? बी, अज्ञात। ज्ञात का विलोम अज्ञात। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का विशेषण क्या हो जाएगा। भारत का विशेषण भारतीय, क्योंकि जब भी हम लोग विशेषण बनाते हैं तो जिस तरह से अगर भारत है तो भारतीय, इसमें लोग भारतीय लगा देंगे। अगर श्रृंगार है तो श्रृंगारिक, अगर पब्लिक है तो उस तरह से हम लोग उसको एक अलग भाषा में विशेषित कर देंगे, तो उस भाषा में विशेषण आ जाएगा। जैसे भारत है तो भारतीय, इसी तरह से श्रृंगार है तो श्रृंगार, अगर मिठाई है तो मिठाइयाँ, इस तरह से विशेषण को निकाला जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति आप लोगों को पता होगा, मस्ट हाईलाइट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कोई बच्चा होता है कि जे कृष्ण मूर्ति मार देते हैं, इसका जे कृष्ण मूर्ति नहीं है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। 10वां क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो 10 का जो आंसर होगा आप लोगों को पता होगा कि 1883 में उनका जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आप लोगों को याद होगा, बताइए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, हालांकि मैं इसका आंसर बताते जा रहा हूँ, और ये ऐसे पढ़ोगे तो बच्चे ज़्यादा याद कर पाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1844 में। पलटन का विदूषक कौन होता है। तो पलटन के विदूषक यानी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वजीरा सिंह, अगर आपको उल्टा ही पूछ देगा कि वजीरा सिंह किसके जो विदूषक में थे, तो पलटन का विदूषक में था।
वजीरा किसके विदूषक में थे? पलटन का। या पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि माटी की मूर्ति किसके द्वारा रचना किया गया है? माटी की मूर्ति रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या आरसी प्रसाद सिंह। तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। माटी की मूर्त रामवृक्ष बेनीपुरी, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है? यानी कौन सी कृति? इसमें 3 ऑप्शन को छोड़ाकर एक ही आंसर हो जाएगा, यानी स्मृति की रेखाएं, कविताएं के नए प्रतिमान, या कविता की जो शुद्ध खोज, या पुनर्जवा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध कविता की खोज उन्होंने किया था, उनके द्वारा ये लिखा गया कविता है। पुनर्वा और जो कविता के नए प्रतिमान, स्मृति की रेखाएं, इनके द्वारा नई रचनाएं किए गए हैं। कविता की शुद्ध खोज इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिताजी के नाम थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध में लड़ा था? तो जर्मनी के। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि इंग्लैंड जर्मनी के बीच हुआ था, इन दोनों के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चंपारण में यानी घाघरा कहाँ से आए? यानी जो घाघरा होता है वो कहाँ से आए? तो चंपारण में घाघरा जो आए थे वो छोटा नागपुर से आए थे। छोटा नागपुर से कहाँ से आए थे? चंपारण में घाघरा कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ आप लोगों को पता होगा कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिपाही की माँ किस एकांकी से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा एवं अन्य एकांकी। जो अंडा का छिलका था उस पाठ में जो दर्शाया गया है अंडे का छिलका, उसी के द्वारा ये कहानी को एक एकांकी के रूप में संग्रह किया गया था, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें सोल्जर के बारे में ज़्यादा किया जाता है। इसी में एक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इस युद्ध में अगर लड़ाई छोड़कर आ जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। जो भी घर आएंगे या बाहर आएंगे इस फील्ड से, उन्हें गोली मार दी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया के कवि है? तो प्रलय के छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रलय की छाया किसकी कवि है? जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रलय की छाया उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार कौन है? यानी सलाम कहानीकार के ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक संग्रह है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो कौन सी रचना मलयज की नहीं है? यानी जख्म पर धूल ये मलयज की है, और संवाद और एकलापा ये भी मलयज का है। रामचंद्र शुक्ल ये भी मलयज का है। तो मलयज का सुनो राधिके, सुनो राधिका ये दूसरे के द्वारा लिखा गया, यानी मलयज का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? सुनो राधिका। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार आप लोगों को पता होगा कि पंडित राम अवतार एक ज्योतिष और वैद्य थे। क्या थे? ज्योतिष और वैद्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को। 12 मई 1895 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, जय कृष्णमूर्ति का। पद्मावत के रचनाकार कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार आप लोगों को पता होगा कि जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा वो लिखा गया एक पात्र है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया पद्मावत रचना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम आप लोगों को पता होगा कि वल्लभाचार्य भाई थे, यानी वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? बम भोला, राम भोला या हरि भोला? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट्स क्वेश्चन है, इस साल एग्जाम में लगे तो दे दे। यानी तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। राइट आंसर बी हो जाएगा, राम बोला। तुलसीदास के मूल नाम क्या था? उनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम, मेन नाम क्या था उनका? तो राम बोला था। और सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तिमाला यानी भक्तमाला के रचयिता कौन है?
तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि नाभादास। नाभा यानी छप्पे, जो छप्पे पाठ है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। छप्पे पाठ जो है हमारे पास है, छप्पे एक हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छप्पे नाभादास के द्वारा लिखा गया है और भक्तमाला के रचयिता नाभादास ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूषण के पिता का नाम क्या था। भूषण के पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई किसी का आंसर याद है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं भी जानूं कितने बच्चे को क्वेश्चन याद है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर याद है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद आप लोगों को पता होगा, वो एक जो 29 का ए छायावाद प्रकार के कवि थे। 29 का ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद एक छायावाद युग के कवि थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, छायावाद। बिखरे हुए मोती, बिखरे हुए मोती क्या है, उपन्यास है या निबंध है या कहानी संग्रह है, क्या है, तो कहानी संग्रह है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बिखरे हुए मोती क्या है, तो ये कहानी संग्रह है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, कर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था, और सॉरी धर्म देवी उनके पत्नी का नाम था। राइट आंसर बी हो जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था, धर्म देवी। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था। तो मुक्तिबोध के माँ का नाम पार्वती बाई था। राइट आंसर बी हो जाएगा, मुक्तिबोध के माँ का क्या नाम था, पार्वती बाई। हम लोग अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है। आशीष जोरवाद यानी हलंत आशीष जोरवाद। राइट आंसर बी हो जाएगा, आशीष जोरवाद। क्योंकि जब हम लोग यहाँ रे को यानी जो हमारे पास रे है इसको हम लोग अगर छुपाएंगे तो वो हलंत में बदल जाता है। तो आशीष जोरवाद, आशीर्वाद। 34 का क्वेश्चन है कि नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक किस संधि का उदाहरण है, अयादी संधि। ये एक अलग अयादी संधि में आता है जो कि सबसे अलग होता है, निम्न प्रकार से होता है। नायक किस संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का है। जो लास्ट का होता है अयादी संधि होता है। सदैव किस संधि का उदाहरण है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। सदैव किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि। आप लोगों को बता दो कि उपन्यास जो लिखा गया है या संधि विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी क्वेश्चनों से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। तो आई होप इसमें हम लोग 35 क्वेश्चनों को कवर कर पाया। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह से अगला वीडियो आए हिंदी का, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों के पास जरूर नोटिफिकेशन जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी लगे कि ऑब्जेक्टिव यहाँ तैयारी की जाती है। इसलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।